ओके। अ, आप लोगों ने रीमन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना? तो रीमन इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? रीमन में बेसिकली क्या होता है कि वो कहता है कि आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या-क्या होती है कि आपका बेसिकली फंक्शन जो है, वो बाउंडेड होना चाहिए विद इन सम लिमिट्स, है ना? कि आपका फंक्शन बाउंडेड है और आपको प्रॉपर कोई एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, मतलब एक रेंज दी हुई है। उस रेंज के बीच-बीच में आप फंक्शन को ड्रॉ करते हो ग्राफिकली और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशंस करके आप फंक्शन का इवैल्यूएशन करते हो, है ना? पर वो बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन गिवन लिमिट्स में बाउंडेड हो जाए। या हर फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट्स आपके बाउंडेड लिमिट्स हों, ठीक है? तो जब कोई ऐसा इंटीग्रल आपके सामने आता है, तब हमारा कॉन्सेप्ट आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का। अब उसमें क्या है, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ऑब्वियसली 2 वर्ड्स आते हैं, एक होगा प्रॉपर और एक होगा इम्प्रॉपर। 2 तरह के इंटीग्रल्स। अगर इम्प्रॉपर वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉपर वर्ड भी कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता होगा। नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल? देखो सीधी-सी बात, एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम प्रॉपर इंटीग्रल को बोलें, तो कोई भी इंटीग्रल प्रॉपर कब है? जब उसका एक प्रॉपर आंसर आ रहा है, मतलब हमें सब कुछ बहुत ईज़िली डिफाइंड है। ये फंक्शन बाउंडेड भी है और जो आपकी इंटीग्रेशन की रेंज है वो भी फाइनाइट है। ठीक है? कि फंक्शन आपका बाउंडेड है और फंक्शन की जो इंटीग्रेशन वाली लिमिट्स हैं वो भी क्या है? फाइनाइट है। तो जब आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन, वो इंटीग्रल क्या है? प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे सपोज करो ये है आपके पास 1/x फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है? और इसकी रेंज दी हुई है 1 टू 2। अब आपने क्या देखना है, चेक करना है कि जो ये लिमिट्स हैं, क्या इन लिमिट्स के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड है? अब फंक्शन को बाउंडेड कैसे देखते हैं? ये जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स किसकी होती हैं? एक्स की होती है ना? ये लिमिट्स होती हैं एक्स की। अगर एक्स की रेंज 1 टू 2 है, तो 1/x की रेंज क्या होगी? अगर x की रेंज आपकी 1 टू 2 है, तो 1/x की रेंज क्या होगी? 1/2 टू 1, राइट? तो यहां से पता चलता है कि जो ये फंक्शन था, गिवन फंक्शन, ये आपके पास दो फाइनाइट नंबर्स में लाई कर रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है? अगर ये फंक्शन बाउंडेड है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो भी फाइनाइट हैं। जब ये दोनों चीजें किसी भी फंक्शन के ऊपर चल जाती हैं, किसी भी इंटीग्रल के ऊपर चल जाती हैं, तो उस इंटीग्रल को बोला जाता है प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है? अब इसी का उल्टा ले लो, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, तो मतलब कि या तो फंक्शन अनबाउंडेड है, फंक्शन अनबाउंडेड है, या फिर उसकी लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में ये नहीं है जरूरी कि दोनों ही इनफाइनाइट हो, ठीक है? या तो ये इनफाइनाइट होगा, यहां पे है फाइनाइट, या फिर ये फाइनाइट है, यहां पे इनफाइनाइट है, या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट है। तो दिस कैन बी द केस इन केस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है? तो हमें एक तरह से दोनों चीजों में डिफरेंशिएट अगर देखना है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, ठीक है? वो मैं आपको जस्ट जस्टिफिकेशन बता रही हूँ इसमें कि क्या फर्क होता है। प्रॉपर इंटीग्रल में ध्यान रखना है, फंक्शन बाउंडेड भी होता है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट भी होती हैं। ठीक है?
अब इसके साथ ही आप लोगों ने पढ़े होंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी करते हैं, जैसे हम लोग अपना निकालते होते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसी में आता है कि पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी भी होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी होते हैं। मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो फंक्शन किसी भी दो पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, या किसी दो पॉइंट्स पे या किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिफाइन नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं कि इट द फंक्शन हैज फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक होता है कि जो रेंज गिवन है या जो पॉइंट्स गिवन है, किसी भी पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स दैट फंक्शन हैज पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब आपका जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है उन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन योर गिवन इंटरवल ए एंड बी। जैसे अब आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ उसने, तो ये डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल उसने ये दे दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू चाहे -1 डाल दो चाहे 1 डाल दो, दोनों ही केसेस में आपका फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दिस फंक्शन हैज पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और वो दो पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, 1 एंड -1, ठीक है, जिस उस पे पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। जैसे ये कह लो दिस फंक्शन 1/x, इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। x को 0 पुट करोगे तो फंक्शन विल बी फंक्शन विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे ही ये ले लो 1/1 माइनस एक्स, रेंज आपको दी हुई है 0 और 1, यहाँ पर x को 1 पुट करोगे तो दिस पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब पता लग गया। यस मैम। तो इसी के बेसिस पे हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन आती है कि जिस फंक्शन के जिस इंटेग्रल में फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होंगे, उस इंटेग्रल को आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल बोलोगे। जैसे इसी फंक्शन का इंटेग्रल बना लो, एफ ऑफ एक्स dx, ये फंक्शन दिया हुआ है, -1 to 1 रेंज है, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, कि x की वैल्यू 1 या -1 है, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दिस इज योर इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ठीक है। ये ले लो 1 to 2 x -1, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, -1 to इंफिनिटी, x को इंफिनिटी पुट करोगे तो दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये ले लो, तो यहाँ पर -इंफिनिटी चाहे इंफिनिटी कोई भी पॉइंट पुट कर दो, तो दीज पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो जिस फंक्शन में इफ f of x has finite number of points of infinite discontinuity, if function has finite number of points of infinite discontinuity in an integral, then that integral is improper integral, that integral is called as improper integral। ये आपकी डेफिनेशन हो गई,
तो क्या पॉइंट इसमें आपने ध्यान में रखना है कि फंक्शन की लिमिट्स फाइनाइट हो सकती हैं, पर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड है। जैसे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट्स फाइनाइट हैं। ठीक है, एक केस तो होता है हमारा ये वाला कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट्स क्या है आपकी फाइनाइट। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फाइनाइट, पर फंक्शन के पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। और एक केस क्या हो जाता है, एक केस आपके पास ये हो जाएगा कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन या तो कुछ ऐसे है, या ऐसे है, या फिर इस तरह से है कि लिमिट्स ईदर ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट। लिमिट्स आर इनफाइनाइट, लेकिन फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, तो उस केस में आपके पास वो भी एक तरह से क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये एग्जांपल है आपके पास -1 टू इंफिनिटी 1/x dx। तो यहां पर देखो x की रेंज है -1 टू इंफिनिटी। हमें फंक्शन चेक करना है ना, हमने ये चेक कर लिया कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। अब हम फंक्शन चेक करते हैं। हमने क्या बोला था पीछे, हमने बोला था कि लिमिट्स चाहे एक चाहे दोनों इनफाइनाइट हो, पर फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो यहां पे लिमिट देखो इनफाइनाइट है, बट फंक्शन बाउंडेड कैसे है, x की रेंज -1 टू इंफिनिटी है, तो 1/x की रेंज क्या होगी, 1/x की रेंज यहां पर क्या बनेगी आपकी 0 टू -1। 1/x की रेंज क्या बनेगी 0 टू -1। तो यहां पर फंक्शन आपके पास बाउंडेड आता है, यहां पर फंक्शन आपके पास बाउंडेड आता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। बोलो क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, यही दो केसेस बच्चे हमारे आते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। वो बोलता है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। हमने इस चैप्टर में दो तरह के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फर्स्ट काइंड का और एक पढ़ना है सेकंड काइंड का। फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कौन से हैं जो हमने अभी किए हैं, कि आपके पास ईदर ए और बी और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट बट फंक्शन इज बाउंडेड। कि लिमिट्स कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हैं, लेकिन फंक्शन बाउंडेड है, तो उस इंटेग्रल को आप बोलोगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर सेकंड काइंड है तो सेकंड काइंड में आप कौन सा इम्प्रॉपर इंटेग्रल लोगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फाइनाइट but your function has finite number of
पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन के पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन आपका बाउंडेड नहीं, नॉट बाउंडेड, आप ये बोलोगे कि फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है लेकिन उसकी इंटेग्रेशन की लिमिट्स क्या है, फाइनाइट। तो जब आपके पास कोई ऐसा इंटेग्रल होगा तब आप उसको क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। बच्चे बोलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। तो अब पहले बच्चे हम लोग कर रहे हैं कन्वर्जेंस। सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड के इंटेग्रल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें 4-5 एक्सरसाइजेज हैं, एक तरह से फ्लो कैसे चलता है इसका। पहली एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट काइंड के इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे। उसमें एक डायरेक्ट मेथड लगाना है, इंटेग्रेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते रहे, ठीक है। उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लगाएंगे टेस्ट, कि आप जैसे हम सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेशो टेस्ट लगा रहे हैं, कहीं पे वो लगा रहे हैं, कॉची रूट टेस्ट है, वो करते थे ना आप लोग, सीरीज के ऊपर टेस्ट लगाते थे, कंपैरिजन टेस्ट हम लोग पढ़ते थे। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट काइंड के इंटेग्रल्स को ही स्टडी करेंगे, पर उसके इंटेग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट। फिर तीसरी एक्सरसाइज में हम लोग सेकंड काइंड पर आ जाएंगे। तो सेकंड काइंड को सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंपल तरीके से सॉल्व, फिर उसकी अगली एक्सरसाइज में कंपैरिजन टेस्ट। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं आपकी, ठीक है, जो हमारी इम्प्रॉपर इसके फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के अराउंड घूमती हैं। उसके बाद जनरल चीजें आ जाती हैं, वो हमारी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज है, फाइन। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कौन से होते थे? फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कौन से होते थे, बताओ। मैम जिनकी लिमिट्स इनफाइनाइट होती है पर हमारा फंक्शन बाउंडेड होता है। तो अब हमें करना क्या है, देखो, या तो बच्चे पहला है हमें फंक्शन कुछ इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन तो बाउंडेड है, फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है, फर्स्ट काइंड का इंटेग्रल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या इस इंफिनिटी वाले पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका कोई आंसर देगा या नहीं देगा। मतलब एक तरह से ना वो लिखता तो ऐसे ही है, कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी वाले वर्ड पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि इंटेग्रेशन में ना इंफिनिटी आ तो रहा है, पर क्या कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि फंक्शन ऐसा डिफाइन हो जाता है कि जब आप उसका इंटेग्रेशन करते हो, फिर उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते हो, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट नहीं आता, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या आपका इंफिनिटी के ऊपर आंसर आता है या नहीं आता, मतलब आपका इंटेग्रल इंफिनिटी पे कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चे अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो इस अपर लिमिट को आपने चेंज कर देना है। आपने क्या करना है, फंक्शन बाउंडेड है और इंटेग्रेबल है, लेट फंक्शन बी बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा t वेयर t इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करोगे, t क्या चीज है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन पे ऊपर वाली साइड इंफिनिटी है तो उस इंफिनिटी को आप लोग चेंज करके t लिख दोगे, और ये लिमिट ही है ना, तो यहां पर साथ में क्या डाल दोगे, लिमिट t गोज टू इंफिनिटी। तरीका क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ है नॉर्मल जो हम लोग पहले +1 +2 में करते थे, इस फंक्शन को इंटेग्रेट कर देना है, अपर लिमिट t लोअर लिमिट a पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। उसके बाहर लिमिट t गोज टू इंफिनिटी लिखा है, बिल्कुल एंड में आपने t की लिमिट क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। अगर इसका आंसर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया
अगर इस लिमिट का आंसर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया तो आप क्या बोलोगे कि दिस इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। मतलब हमने बेसिकली इस चैप्टर में कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस ही चेक करनी है। अगर आपका, दोबारा सुन लो, अगर आपका ये राइट हैंड साइड का आंसर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया तो बच्चे आपका इंटेग्रल होगा कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। ये हो गया पहला केस, ठीक है। यहां पे हमारी अपर लिमिट इनफाइनाइट है, दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, कुछ इंटेग्रल्स इस तरह के भी हो सकते हैं जहां पर लोअर लिमिट में प्रॉब्लम है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, तो वहां पे क्या होगा, फंक्शन तो बाउंडेड ही है, लेट एफ बी बाउंडेड, और इंटेग्रेबल कहां पे होगा, इंटेग्रेबल होगा, अब लोअर लिमिट को चेंज करना है तो इंटेग्रेबल इन टी टू बी, वेयर टी इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो बच्चे यहां पर अब आप करोगे अपनी लोअर लिमिट को चेंज, क्या करोगे, लोअर लिमिट को चेंज करो, माइनस इंफिनिटी की जगह टी आ जाएगा, और आप इस बाहर क्या कर दोगे, t गोज टू माइनस इंफिनिटी, बाहर क्या कर दोगे, t गोज टू माइनस इंफिनिटी। फिर सेम प्रोसीजर, इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है, एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर में t अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी का आपने लिमिट पुट कर देना, और अगर वो लिमिट फाइनाइटली, इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो आपका इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। मतलब जहां पर भी इनफाइनाइट है ना, उसी को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, अदरवाइज डाइवर्जेंट। ये हो गया सेकेंड केस, लिमिट्स के इनफाइनाइट होने का, ठीक है। थर्ड केस क्या है, पहले केस में हमने कर दिया कि अपर लिमिट है इनफाइनाइट, सेकेंड केस में लोअर लिमिट। अब अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो, अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो तो सेम बात बच्चे, फंक्शन तो आपका बाउंडेड होगा ही होगा। अब इंटेग्रेबल कहां पे होगा, इंटेग्रेबल बच्चे हमने इन दोनों लिमिट्स को चेंज करना है, और हम लोग कोई फाइनाइट लिमिट्स इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे करना है, इस इंटेग्रल को बच्चे आप किसी भी बीच वाले पॉइंट पे पहले ब्रेक करोगे, उस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन डिफाइंड दिखेगा। ये ना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई इंटेग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पर कुछ 1/x दिया हुआ है, या 1/x+1 ले लो, तो आप पहले इस इंटेग्रल को बीच वाले किसी जीरो पॉइंट पे ब्रेक कर दो, ऐसे 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी, आपने क्या करना है, इस इंटेग्रल को बीच वाले किसी भी पॉइंट पे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट इंटेग्रल चेंज हो गया, इसको t1 कर दो, और यहां पर t1 की लिमिट अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, यहां पे ऊपर वाली लिमिट है तो यहां पर ऊपर वाली लिमिट को t2, यहां पे बच्चे आपकी लिमिट आ जाएगी t2 अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो ये आपके दो इंटेग्रल्स बन जाएंगे, I1 प्लस I2। आपने दोनों इंटेग्रल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर दोनों इंटेग्रल्स फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गए तो आपका इंटेग्रल कन्वर्जेंट है। अगर कोई भी एक इंटेग्रल का आंसर फाइनाइट नहीं आया तो पूरा इंटेग्रल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वाला केस आएगा ना, तो सपोज करो आप I1 सॉल्व कर रहे हो, I1 जब सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर ना इन्फिनिटी आ गया, तो ऑब्वियसली बच्चे ये आंसर अगर फाइनाइट नहीं आ रहा तो ये वाला इंटेग्रल डाइवर्जेंट हो गया, तो आपको I2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको I2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि बच्चे अगर ये इनफाइनाइट है तो उसमें कुछ भी ऐड करो उसने इनफाइनाइट ही रहना है, तो आपका फाइनल आंसर डाइवर्जेंट आएगा। सपोज करो ये आ रहा है फाइनाइट, फिर तो पक्का ही आप I2 को सॉल्व करोगे ना। फिर अगर I2 फाइनाइट आ गया, फिर दोनों का आंसर ऐड करके फाइनल आंसर, मतलब कन्वर्जेंस। अगर I2 इनफाइनाइट आ गया तो आपका टोटल आंसर डाइवर्जेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको क्लियर हो गया है इसका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे करना है? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसके क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन एक आधे कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में वो बोलता है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस, एग्जामिन द कन्वर्जेंस किसका? इंटेग्रल दिया हुआ है उसने आपको 1 to इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब dx। ठीक है, ये गिवन इंटेग्रल है। तो देखो ऊपर वाला अब इंटेग्रल आपका क्या है? इनफाइनाइट। तो सबसे पहला बच्चे आपका स्टेप होगा ये वाला, आपने क्या करना है, इस इंटेग्रल में अपर लिमिट को t डाल देना है, लिमिट t गोज टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब। अब आपने अपने इसी क्वेश्चन को अपने पुराने तरीके से सॉल्व करना है, आपने देखना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। कोई मुझे बता सकता है ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे होगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? बताओ। जब ऊपर लीनियर टर्म होती थी नीचे उसका क्यूब होता था तो क्या करते थे आप लोग? टर्म सेम बना लो, सेपरेट हो जाएगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1/2 कर लो। उसके बाद 1 के साथ ऐड और 1 के साथ सब्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली 1/2 बाहर है और यहाँ पर भी आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, सेम बनानी होती है। अब देखो होगा क्या इससे, यहाँ पे आपके पास एक टर्म कैंसिल हो जानी है स्क्वायर वाली, जब इस इंटेग्रल को सेपरेट करोगे तो वहां पर क्यूब आ जाएगा, तो वो आपके पास इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अंदर लीनियर टर्म है ना, तो लीनियर टर्म जब नीचे पड़ी हो तो वो ऊपर जाकर आपकी पावर सेपरेट कर देती है। याद है आप लोगों को कैसे सॉल्व किया ये? जब आपके पास पावर बड़ी हो लेकिन अंदर लीनियर टर्म होती है, हम लोग ऐसे करते थे ना, 1/x² अगर है तो उसको बच्चे आप x की पावर -2 से सॉल्व करते थे। तो अगर इस तरह से ये x और ये x सेम पड़ा हो तो वी मेक दीज टर्म्स सेम, ताकि वो कैंसल आउट होकर सिर्फ डिनोमिनेटर में रह जाएं। जब डिनोमिनेटर में रह जाते हैं तो आप अपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर में शिफ्ट करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले x के साथ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, उसके बाद 1 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो आप ये चीज यहाँ पर कर सकते हो। ये समझ आ गया स्टेप सभी को? यस मैम। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो, 1/2 बाहर, ये रह जाएगा आपके पास 1 to t था, यहाँ पर 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर रह जाएगा, और -1/2 बाहर, यहाँ पर 1/1 प्लस 2x का क्यूब। ठीक है, ये चीज रह जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको सेपरेट करोगे। यहाँ पे स्क्वायर और इसके नीचे क्यूब, ये एज इट इज। तो इसको बच्चे आप ऊपर लेके जा सकते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x की पावर -2 dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x की पावर -3 dx। 1 to t 1/2 1/2, और ये लिमिट दोनों इंटेग्रल्स के साथ है। ठीक है ना, अब आप इसको इंटेग्रेट कर सकते हो। हम इंटेग्रेट कैसे करते हैं इस चीज को, x की पावर n को, दैट इज x की पावर n+1 अपॉन n+1,
राइट। तो बच्चे ये आ जाएगा 1 प्लस 2x की पावर -1 अपॉन -1, साथ में होता है इसका डेरिवेटिव x का, वो आ जाएगा 2, इसकी लिमिट होगी 1 to t, -1/2, 1 प्लस 2x की पावर, यहाँ पर -3 + 1 हो जाएगा तो -2, नीचे भी पावर -2 और इसका डेरिवेटिव 2, 1 to t। ठीक है, क्लियर है ना सबको? यस यस मैम। मैम। इसको बच्चे सॉल्व वगैरह करना है अब आप लोगों ने, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है, जैसे ये हो जाएगा, इसको मैं -2 को बाहर निकाल दूं तो -4, यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बी 1/1 + 2t -1/3, यहाँ पे t पुट कर दिया तो 1 + 2t आ गया, 1 पुट कर दोगे तो 2 + 1 विल बी 3, यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 8 आ गया, तो अपर लिमिट विल बी योर 1 + 2t दी पावर स्क्वायर एंड -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा 9। ठीक है जी, ये करना आपने। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आपने बच्चे लिमिट पुट करनी है इसके बाद सीधा, देखो लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी, हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट सब कुछ पुट कर दिया। अब यहाँ पर जब t गोज टू इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पर t गोज टू इन्फिनिटी पुट करने पे आंसर क्या आएगा? t जीरो क्या आएगा? मैम, 0 आएगा। 0। तो यहाँ पर बचेगा, ये तो सारी टर्म 0 हो गई, तो ये बचेगा 0 - 1/3। ठीक है, यहां पर भी t को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या होगा? 0। 0, तो 1/8 अच्छा मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, ये 0 - 1/9। ठीक है, समझ आ गया? ये लिमिट पुट कर दी तो लिमिट अब बाहर नहीं लिखनी है आप लोगों ने, क्लियर है? सिर्फ t में पुट होगा, तो t अगर नीचे है तो 1/∞ बिकम्स 0। तो इसको बच्चे आप सॉल्व वगैरह कर लो, देखो वैसे भी अब देखोगे तो आंसर फाइनाइट ही आना है, तो आपका सॉल्व कर लेना, ये कुछ 5/72 बुक में है, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, इसके आंसर सही नहीं है सारे। ठीक है, तो 5/72 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेना। तो यहां पर देखो, इस इंटेग्रल का आंसर आ रहा है फाइनाइट, तो अगर ये इंटेग्रल फाइनाइट है तो गिवन इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। बच्चे क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, देखो एक क्वेश्चन ये वाला, -∞ to ∞ e⁻²x अपॉन 1 + e⁻²x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऊपर सिर्फ e⁻x है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो बोल रहा है कि आपने चेक करना है कि ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब देखो दोनों में लिमिट्स इनफाइनाइट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट्स इनफाइनाइट होंगी तो बच्चे आपने सबसे पहले इसको इसके किसी बीच वाले पॉइंट पे ब्रेक करना है, और सबसे इजी बीच वाला पॉइंट आपका होता है 0, तो इसको बच्चे आप 0 पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। 0 to ∞ e⁻x 1 + e⁻²x। ठीक है, और इसको बच्चे आपने नाम दे देना है I1 + I2। तो सबसे पहले I1 को क्लियर सॉल्व कर लो, फिर I2 को सॉल्व कर लो। अच्छा मुझे बताएगा कोई कि ये वाला इंटेग्रल सॉल्व कैसे होगा? कोई बता सकता है? सबसे पहले हम I1 सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, ये इंटेग्रल अगर आपको बच्चे सॉल्व करना होगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे?
ई रेज टू पावर एक्स को टी पुट करेंगे। हाँ, ई रेज टू द पावर एक्स को टी पुट कर दो, टी की जगह मैं वाई ले रही हूँ, तो ई एक्स डी एक्स आपका डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ई एक्स डी एक्स डी वाई हो जाएगा। लिमिट्स भी चेंज करनी है तो कर लो, एक्स को टी पुट करोगे, लिमिट्स मत चेंज करो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो इसको रफ में आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ई एक्स डी एक्स डी वाई हो गया, ई दी पावर एक्स को हमने वाई कर दिया तो ये वाई स्क्वायर हो गया। इसका इंटेग्रल क्या होता था? tan इनवर्स y। हाँ, ये हो गया tan इनवर्स y। तो यहाँ पर y की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, e दी पावर x। तो मतलब ये हो गया मेरा t गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आंसर आ गया tan इनवर्स e दी पावर x, ठीक है बच्चे, ये आ गया t टू 0। बच्चे ये चीज ना, जैसे हमने लिमिट्स चेंज नहीं की हैं, तो ये वाली सारी चीज आप यहाँ पर साइड पे रफ में सॉल्व करके दिखा दोगे। रफ में नहीं, मतलब साइड पे उसका रीजन बना देना, ठीक है ना। डोंट चेंज द लिमिट्स, क्योंकि वो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, फिर हमें टी को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ये टी चेंज होगा तो ये लिमिट भी चेंज होगी, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पुट करूँ अब उसको, ठीक है ना। तो यू डोंट नीड टू चेंज द लिमिट्स। आप क्या करो, सिर्फ फंक्शन में पुट करो और देखो क्या आ रहा है। अगर तो डायरेक्टली आपको स्ट्राइक कर रहा है तो डायरेक्टली कर दो, नहीं तो सॉल्व कर दो, फाइन। पर गलती मत करना कि इंटेग्रेशन में एक भी स्टेप आप मिस कर देते तो वो गलती हो जाती है, तो एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में कोई हार्म नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे बच्चे अब लिमिट्स पुट कर दो। ये e दी पावर 0 विल बी 1। व्हाट इज tan इनवर्स 1? पाई बाय 4। 45 डिग्री, पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स e दी पावर t, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब लिमिट पुट करनी है ना। पाई बाय 4 तो एज इट इज ही होगा, माइनस e दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, t की जगह, अब ध्यान ध्यान रखो क्या पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं पुट करना, माइनस इन्फिनिटी। व्हाट विल बी e दी पावर माइनस इन्फिनिटी? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, anything power infinity is infinity and this will be 0. 0। Okay, and tan inverse 0 is what is tan inverse 0? 0। तो आंसर इज पाई बाय 4, तो ये फाइनाइट आ गया I1 का आंसर, ठीक है। ऐसे बच्चे अपने I2 सॉल्व करना है, तो I2 का आंसर अगर फाइनाइट आता है तो दोनों को ऐड करके आपका फाइनल I का आंसर आ जाएगा। बच्चे बताओ आपको इसका समझ आया कैसे सॉल्व करना है चीजें? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। तो फिर एक काम करना, आज ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लो, एग्जाम्पल सारे ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल डिस्कस करते हैं।